नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई मन लगा के कर रहे होंगे। हम लोगों ने हिस्ट्री के कई लेक्चर्स देखे थे और हिस्ट्री के लेक्चर देखते हुए हम लोग इस समय आ गए हैं तुगलक वंश पे। तुगलक वंश जो 1320 से 1400 1414 तक रहता है। इसमें हम लोगों ने देखा था कि गाजी मलिक एक व्यक्ति होता है जो कि खिलजी के अंतिम जो शासक होते हैं उनकी जो हत्या करता है, उसकी हत्या करके यह गद्दी पे बैठता है। और आपको पता है कि जो मुबारक खिलजी होता है वह खुसरो नाम के एक व्यक्ति को अपने सभा में रखता है और उसी के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। और सेम उसी तरीके से गाजी मलिक भी उसकी हत्या दरबार में करके गद्दी पे बैठ जाता है। गद्दी पे बैठने के बाद इसने कृषि के लिए कार्य किया, कृषि के लिए इसने नहर बनवाया, किंतु नहर बनाने का काम इसने प्रारंभ किया किंतु उसको यह संपूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर पाया था, अधूरा ही रह गया था। इसके बाद यह अपने बेटे को, मीन्स जो इसका बेटा होता है जोना खां, या जोना खां को दक्षिण में तेलंगाना विजय के लिए भेजता है। इसका मंसूबा होता है कि बंगाल और दक्षिण दोनों को जीते, इसलिए यह दक्षिण विजय के लिए तेलंगाना में अपने बेटे जोना खां को भेजता है और जोना खां वहां पे जाके विजय प्राप्त करता है और ढेर सारे धन अर्जित करता है। यही देख के इसके भी ये होता है कि अब बंगाल पे भी हम लोगों को विजय करना चाहिए। वो बंगाल विजय के लिए स्वयं जाता है। जब ये बंगाल विजय के लिए जाता है तो वहां पे देखता है जाके कि ये जिस सोच से वहां आता है वो इसका पूरा नहीं होता है। मतलब कि ये वहां पे धन संपदा अर्जित करने के लिए आता है। इसको लगता था कि बंगाल में जाएंगे, बड़ा धनी जगह है, जाके वहां पे धन ढेर सारा अर्जित करेंगे और आएंगे, अपने क्षेत्र में विस्तार करेंगे और क्षेत्र की आर्थिक कोषनीति को बढ़ाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो इस कारण से यह वहां से लौट रहा होता है। और जब ये लौट रहा होता है तो ये दिल्ली के सूफी संत निजामुद्दीन औलिया को एक संदेश भिजवाता है। कहता है कि जब तक मैं दिल्ली पहुंचू हूं उनसे कह दो कि वह दिल्ली से चले जाएं, दिल्ली से दूर हो जाएं। तो संत जी के द्वारा एक वापस इनको एक संदेश आता है और कहलवाते हैं कि जाके उनसे कह दो कि दिल्ली अभी दूर है। और यह बात आप लोगों ने कई बार सुनी होगी। तो जो निजामुद्दीन औलिया होते हैं बहुत बड़े सूफी संत होते हैं, उनके बहुत ढेर सारे चाहने वाले होते हैं और एक बहुत ही बड़ी हस्ती होती है। और निजामुद्दीन औलिया के द्वारा यह जो शब्द कहा जाता है कि दिल्ली अभी दूर है, यह बहुत ही संदेशात्मक बयान होता है। जब वह बंगाल से लौट रहे होते हैं गाजी मलिक, रास्ते में ये विश्राम के लिए जहां रुकते हैं वहां पे एक लकड़ी का घर बनाया जाता है और उस लकड़ी के घर में जब विश्राम कर रहे होते हैं तो संदेशात्मक रूप से इनका हत्या कर दी जाती है। और यह हत्या कई बार विवादित यह होता है कि जोना खां ने करवाई, या कई बार यह होता है कि सूफी संत के द्वारा करवाई गई है। इतिहासकार अलग अलग अपना मत इस पे रखते हैं। और इनकी जब हत्या होती है तो उसके बाद फिर इनके जो बेटे होते हैं वो फिर गद्दी पे बैठते हैं। अभी उससे पहले हम और देखते हैं, ये तेलंगाना अभियान के लिए जोरा खां को भेजते हैं और जोरा खां वहां पे क्या होते हैं, विजयी होते हैं। ये स्वयं बंगाल विजय के लिए जाते हैं और वहां पे जाके जब ये अभियान करते हैं तो इनको धन संपदा जो चाहिए होती है वो मिलती नहीं है। जब ये वहां से लौट रहे होते हैं तो उस समय एक स्थान पे रुकते हैं और वहां पे इनकी मृत्यु हो जाती है। वो एक लकड़ी का घर होता है, उस लकड़ी के घर को जला दिया जाता है और गिराने से इनकी मृत्यु हो जाती है। इन्होंने कुछ कार्य भी किए थे और कुछ विवाद भी हैं इनके कार्य और इनके द्वारा किए गए। इन्होंने शराब का उत्पादन, मतलब बनेगा भी नहीं, और बिक्री, मीन्स शराब के उत्पादन और बिक्री दोनों पे इन्होंने संपूर्ण रूप से रोक लगा दी थी। इन्होंने डाक प्रणाली प्रारंभ की। सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत में डाक प्रणाली प्रारंभ की गई थी, वह इन्हीं के द्वारा प्रारंभ की गई थी। इन्होंने अपनी राजधानी तुगलकाबाद को बनाई थी। इन्होंने अपनी जो राजधानी थी उसको इन्होंने तुगलकाबाद में कहा कि अब तुगलकाबाद में राजधानी बनेगी और वहीं से चलेगी। निजामुद्दीन औलिया से इनका विवाद था और उसी विवाद के चलते ही इन्होंने ये सारी चीजें की। अब विवाद क्यों था? विवाद ये था कि जो खुसरो था, जो खिलजी को मारता है, मिस मुबारक खिलजी को जो मारता है, उस खुसरो का सहयोग या वह खुसरो जो था वह निजामुद्दीन औलिया के बहुत खास होता है और उसको मारने वाले गाजी मलिक होते हैं। तो इस कारण से गाजी मलिक का निजामुद्दीन औलिया के साथ अपने आप ही अनबन रहता है। और यही अनबन का कारण यह होता है कि ये दिल्ली जब आ रहे होते हैं तो ये कहते हैं कि सूफी संत से कह दो कि वो यहां से चले जाए मेरे दिल्ली से पहुंचने से पहले। और यही मतभेद होता है जो कहीं ना कहीं कई लोगों का अलग अलग मत है कि ये मतभेद हम यह मानते हैं
कि इसी मतभेद के कारण से जब ये लौट रहे होते हैं तो इनकी संदेहात्मक रूप से इनकी हत्या करा दी जाती है। और इनकी हत्या होने के बाद बैठते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका नाम जौना खां होता है। जौना खां जो आपने यहां देखा, यही फिर इनकी मृत्यु होने के बाद इनके जो बेटे होते हैं ये गद्दी पे बैठते हैं और इन्हीं जौना खां को मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाता है। ये एक बहुत ही शिक्षित व्यक्ति होता है और बहुत सारे भाषाओं के बारे में इनके पास ज्ञान होता है। मतलब अगर हम यह कहें कि दिल्ली सल्तनत का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा अगर कोई व्यक्ति था उस समय तो मोहम्मद बिन तुगलक ही था। इससे ज्यादा उस समय पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई नहीं था। लेकिन इनकी इतनी ज्यादा शिक्षित होने के बाद, इतनी ज्यादा इनको भाषाओं की जानकारी होने के बाद इनके द्वारा कई अलग अलग तरीके के कार्य होते हैं और विश्वास मानिए इनके द्वारा जितनी भी योजनाएं बनाई जाती हैं वो सारी योजनाएं विफल होती हैं। एक भी योजना इनका सफल नहीं होता है और यह भी रीजन हो सकता है कि ये कई बार अपनी योजनाओं को बिना विचार विमर्श करके जनता के ऊपर और अपने जो सेवक होते हैं उनके ऊपर थोप देते हैं। मतलब इनके मस्तिष्क में जो भी चीजें आई वह होना है, वह सही हो या गलत हो उसके बारे में कोई विचार नहीं किया जा सकता है। इसीलिए इनको एक बार कहा जाता है कि ये तुगलकी फरमान जारी कर देते थे। मतलब जो इनके दिमाग में आया वह होना है, वह सही हो या गलत हो उससे मतलब नहीं है, वो होना है। तो तुगलकी फरमान के रूप से भी इनको जाना जाता था। आइए इनके बारे में देखते हैं। यह एक शिक्षित व्यक्ति थे और इनकी शासन काल में कई राज्य थे इनके शासन काल में। पहली बात तो यह है कि इनका जो शासन काल था उसमें राज्यों का विस्तार भी बहुत हुआ और इनके शासन काल के अंत होते होते राज्यों का विभाजन भी बहुत होता है। इनके शासन काल में जो दो प्रमुख रूप से जो राज्यों का विभाजन होता है वह होता है एक बहमनी और एक विजयनगर। बहमनी 1347 में अलग होता है और विजयनगर 1336 में। बहमनी को अलग करते हैं हसन गंगू, एक व्यक्ति होते हैं हसन गंगू के द्वारा बहमनी को अलग कर दिया जाता है 1347 में। और उससे पहले विजयनगर को अलग कर दिया जाता है हरिहर और बुक्का, ये दो भाई होते हैं हरिहर और बुक्का के द्वारा 1336 में विजयनगर को दिल्ली सल्तनत के अधीन से स्वतंत्र कर दिया जाता है। और यह मानते हैं कि हाँ अब ये संपूर्ण रूप से हो गया। इसका एक और कारण है, हरिहर बुक्का जो होते हैं ये दिल्ली सल्तनत के अधीन हो जाते हैं और ये राजा को मान लेते हैं कि हाँ राजा मैं आपके अधीन हो गया हूं और ये दिल्ली सल्तनत के पास जाते हैं और ये कहते हैं कि राजा अब मैं आपके अधीन हूं तो आप मुझको रुपया दीजिए, पैसा दीजिए जिससे हम अपनी सेना को बढ़ाएं और मजबूती के साथ कार्य करें। तो यह अधीनता स्वीकार करने के बाद राजा के पास जाते हैं और राजा को इस तरीके से बातें करके उनसे धन अर्जित करके आते हैं और अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ा के और अपने आप को स्वतंत्र कर देते हैं। मतलब उसी के रुपए से व्यवस्था करते हैं और अपने आप को वहां से अलग कर देते हैं। तो ये कूटनीति और इस तरीके से कार्य आदमी को करना चाहिए अगर अपने आप को आगे बढ़ाना है तो यह विजयनगर और बहमनी का यह होता है। आप देखते हैं कि बहमनी और विजयनगर की संप्रभुता और अखंडता किस तरीके से फिर आगे जाके बढ़ती है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आइए देखते हैं आगे। इसके शासन काल में इब्न बतूता एक होता है व्यक्ति जो किताब लिखता है और कई अलग अलग कार्य करता है, वो आता है और इब्न बतूता की जानकारी और इब्न बतूता को देख के ये बड़ा ही प्रभावित होता है और ये उसको अपने सल्तनत में दिल्ली में डाक विभाग और डाक विभाग के साथ साथ ये काजी बना देता है। काजी मतलब वहां का न्यायाधीश बना देता है। न्याय करने के अलग अलग तरीके के कार्य होते थे या उसमें उसको बना देता है। और जो इब्न बतूता होता है वह एक किताब की रचना करता है यहाँ पे रहते हुए, उसका नाम होता है रहला। ये एक रहला किताब की रचना करता है इब्न बतूता। इसके बाद फिर इब्न बतूता को यहाँ से फिर चाइना भी भेजा जाता है। ये चाइना में भी बहुत लंबे समय तक रहता है और भी कई कार्य होते हैं, इसके बारे में हम आगे लेक्चर्स में देखेंगे। और इसने कई अलग अलग काम किए, मोस्टली इसके 5 काम थे, 5 इसने काम किए अपने विवेक का उपयोग करते हुए, लेकिन यह 5 कार्य में विफल होता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले ये करता है 1326 में। 1326 में क्या होता है कि यह द्वाब क्षेत्र होता है। द्वाब मतलब ऐसे नदी होता है, नदी के बीच का जो क्षेत्र होता है वो बड़ा उपजाऊ होता है। तो ये द्वाब क्षेत्र पे क्या करता है, कहता है भाई अब उपजाऊ जमीन है, किसान ज्यादा पैदावार पा रहे हैं, तो किसान ज्यादा पैदावार पा रहे हैं तो हमको रुपया भी ज्यादा दे। तो ये किसानों के लिए द्वाब क्षेत्र पे टैक्स बढ़ा देता है और ऐसी इसकी किस्मत होती है कि जब यह द्वाब क्षेत्र पे टैक्स बढ़ाता है तो उस समय सूखा आ जाता है। अब किसान कहते हैं कि भाई सूखा आ गया, मैं टैक्स कहां से दूं। किसान गुस्सा जाते हैं, आक्रोशित हो जाते हैं। तो किसानों को मनाने के लिए, किसानों के लिए फिर ये और अपने तरफ से योजनाएं देता है कि किसान शांत रहें और अपना कारोबार सही से करें
और ये बनवाता है दीवाने को ही एक व्यवस्था बनाता है, विभाग बनाता है, जो कि किसानों की देखरेख और किसानों को हित के लिए होता है। फिर ये 1327 में फिर एक ये कार्य करता है। 1327 में क्या करता है ये कि ये इसके मन में आता है कि अब हम अपना जो राजधानी है उसको बदलेंगे। ये अपनी राजधानी दिल्ली से हटा के देवगिरी ले जाता है। और जब ये देवगिरी ले जाता है तो देवगिरी के जाते जाते समय तक फिर क्या होता है, वहां गर्मी पड़ने लगती है। और फिर वो देवगिरी पहुंचता है तो कहता है अब ये जगह मेरे रहने लायक नहीं है। तो देवगिरी पहुंच के सोचिए, एक राजा जब अपनी राजधानी बदलेगा तो उसके साथ प्रजा भी जाएगी, प्रजा सारे सज्जो सामान के साथ जाएगी। मतलब कितने बड़े पैमाने पे लोग उसके साथ चलेंगे, विश्वास कर मानिए, एक कल्पना करिए। और अगर उतने बड़े पैमाने पे लोग उसके साथ जा रहे हैं और सडनली किसी एक जगह पे पहुंचते हैं और कुछ समय रहने के बाद फिर राजा कहते हैं नहीं नहीं नहीं, अब ये जगह मेरे मजा नहीं आ रहा, वापस फिर चलो। तो जो उनके साथ हैं वो किस तरीके से उसके ऊपर गुस्सा करेंगे, किस तरीके से आक्रोश करेंगे, आप बस कल्पना मात्र कर सकते हैं। तो ऐसे ही घटना यहां होती है। ये अपनी राजधानी देवगिरी बनाते हैं, कुछ समय जाने के बाद फिर ये कहते हैं कि ऐसा है वापस चलो दिल्ली। तो ये अपनी राजधानी बदल के लाके पुनः यह दिल्ली ही बना देते हैं। उसके बाद 1328 में फिर एक इनके मन में विचार आता है। तो ये क्या करते हैं, उस समय क्या होता है कि चांदी जो होता है उसका मूल बहुत ज्यादा डिफरेंस होने लगता है। तो ये क्या करते हैं, ये सांकेतिक मुद्रा चलाते हैं। सांकेतिक मुद्रा मतलब कि चांदी का वैल्यू तांबा और तांबा का वैल्यू एक लेदर के रूप में कर देते हैं। तो सांकेतिक मुद्रा जब चलाते हैं, उस समय सबके घर में चमड़ा होता था, तो सब लोग इतने चमड़े की मुद्रा बना देते हैं, इतने चमड़े की मुद्रा बना देते हैं कि इनकी ये जो योजना होती है सांकेतिक मुद्रा चलाने की, ये संपूर्ण रूप से विफल हो जाती है। मतलब उसके बाद जब इनको यह रियलाइज होता है कि हाँ इनकी ये योजना विफल है, तो इसको समाप्त करते हैं। तो जब समाप्त करते हैं तो राजा के दरबार के बाहर, किताबों में प्रॉपर मेंशन है, राजा के दरबार के बाहर लंबे लंबे टीले लगते हैं। किसके टीले लगते हैं, वह जो सांकेतिक मुद्रा चलाता है उस सांकेतिक मुद्रा, वह मुद्रा के टीले लगते हैं। लोग लाके टीले के बराबर गांच के जाते हैं। सोचिए इतने बड़े पैमाने पे जो करेंसीज थी वह ब्लैक मनी के रूप में उस समय चल रही थी। समय बीतता है, 1300 में फिर 1329 में फिर ये एक योजना लाते हैं 29 के समय। और फिर ये क्या करते हैं, इनका एक दोस्त होता है, एक ईरान का एक व्यक्ति होता है, वो इनका दोस्त होता है, उसका नाम होता है तर्मासरीन। तर्मासरीन इनका दोस्त होता है। तर्मासरीन का दुश्मनी होता है अबू सैयद से। अबू सैयद से तर्मासरीन की दुश्मनी होती है और ये ईरान के रहने वाले होते हैं। मतलब दूर तक इनका कोई वास्ता नहीं होता, लेकिन दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी, है ना। ऐसे तो होती है दोस्ती, दोस्ती तो बड़ी चीजें होती है। तो ये अपने दोस्त का सहयोग करने के लिए ये क्या करते हैं, ये 3 लाख से ज्यादा संख्या में सैनिक इकट्ठा करते हैं, मतलब बढ़ते हैं, और उन सैनिकों को 1 साल का वेतन एडवांस देता है। मतलब कहता है कि आप 1 साल का वेतन एडवांस मुझसे लो और मेरे साथ आपको चलना है, मेरे मित्र के सहयोग में अबू सैयद से युद्ध करना है। और उस युद्ध का नाम होता है खुरासान का युद्ध। जब वह सैनिक खुरासान के युद्ध के लिए निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं, जब समय बीतता है, 4-5 महीने के ऊपर होते हैं, 6 महीने के ऊपर जाता है, पता लगता है कि जिससे युद्ध लड़ने जा रहे थे उसकी तो मृत्यु हो गई। अब क्या करें, ये वापस आते हैं। वापस आते हैं तो सैनिकों से पैसा मांगते हैं, कहते हैं कि ऐसा है तुम लोग 6 महीने का पैसा ले लो, 6 महीने का मुझे वापस कर दो। तो सैनिक कहते हैं ऐसा है, कौन सा पैसा, पैसा ऐसा कुछ वापस नहीं होगा। भाई सैनिक निम्न स्तर के, उनको पैसा मिला, खर्च हो गया, कहां से वापस करेंगे। तो सैनिकों के ऊपर दबाव डालते हैं कि नहीं मेरा पैसा वापस तुमको करना पड़ेगा। तो सैनिक कहते हैं नहीं पैसा तो वापस नहीं होगा। उसी समय एक समुदाय से युद्ध हो जाता है, एक समुदाय इनका विद्रोह कर देता है, और उस समुदाय से विद्रोह को समाप्त करने के लिए 1330 में ये कराचील अपनी सेना के साथ चले जाते हैं। कराचील में युद्ध लड़ने के लिए चले जाते हैं, सेना को भेज देते हैं। कराचील हिमालय में पड़ता है और यह समय होगा दिसंबर और जनवरी का। मतलब यह वह समय होता है जिस समय हिमालय पे बर्फ संपूर्ण मात्रा में होती है, ठंड चरम पे होती है। वैसे भी हिमालय पे ज्यादा ठंड होती है, लेकिन दिसंबर और जनवरी के महीने में और ठंड होती है। ये बेवकूफ इंसान दिसंबर और जनवरी में अपने सैनिकों को हिमालय के चोटियों पे, हिमालय पे कराचील एक जगह है वहां पे लड़ने के लिए भेजता है। इसके सैनिक आधे जाते जाते मर जाते हैं और बाकी जो बचते हैं वो वहीं पे मर जाते हैं, कोई बचता नहीं है।
तो इस तरीके से तो इसकी योजनाएं थी और इस तरीके से ये कार्य करता है। ये योजना है, आप प्रॉपर वे में इसको देख सकते हैं। इसको कहा जाता है कि ये तुगलकी फरमान लागू चालू करता था। ये जो इसके मन में आया, इधर संदेश दे दिया, तुगलकी फरमान हो गया। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, बड़ा तुगलकी फरमान लगा रहा है, मतलब जो मन में आ रहा है वो नियम बनाते चला जा रहा है। इनका जो मृत्यु होती है वो सिंध अभियान होता है। सिंध अभियान के समय ये युद्ध लड़ रहे होते हैं और सिंध अभियान के समय इनकी मृत्यु हो जाती है 1351 में। सिंध अभियान के समय 1351 में इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु होने के बाद गद्दी पे बैठता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो होता है वो इनका चचेरा भाई होता है। आप इस सिंध प्रांत के युद्ध को याद रखिएगा, आगे भी आएगा। फिरोज शाह तुगलक जो होता है उनका चचेरा भाई होता है। फिरोज शाह तुगलक जब गद्दी पे बैठता है तो ये जब गद्दी पे बैठता है तो इसके मन में एक संदेश होता है। संदेश मतलब एक शंका होती है कि लोग मुझे राजा मानेंगे कि नहीं मानेंगे, मुझे शासक मानेंगे कि नहीं मानेंगे। इसका रीजन ये होता है कि इसकी जो माँ होती है वो हिंदू होती है। इसकी जो माँ होती है वो हिंदू होती है, तो इसलिए यह सोचता है कि मैं गद्दी पे बैठ तो गया, लेकिन क्या जनता मुझे स्वीकार करेगी। तो इसलिए ये काम करता है, ये जजिया जो कर होता है, उस समय जो जजिया कर चल रहा होता है, उस जजिया कर में यह ब्राह्मणों को ऐड कर देता है। उस जजिया कर में ये ब्राह्मणों को ऐड कर देता है, जिससे ये दिखाना चाहता है कि नहीं, मैं कट्टर मुस्लिमवादी हूं, मेरे में कोई डिफरेंस नहीं है, मैं और उन लोगों से जो पुराने शासक हैं उनसे ज्यादा मैं कट्टर मुस्लिमवादी हूं। इसलिए जजिया कर में ब्राह्मणों को भी ऐड कर देता है, जो अभी तक किसी ने ऐड नहीं किया था। वही 5 लोग थे जो पहले थे, ये ब्राह्मणों को भी आगे जाके ऐड कर देता है। लेकिन उसके साथ साथ इसने कई अलग अलग शहरों को बनाया। इसने 300 लगभग 300 शहर इसने बनाए। लगभग 300 शहरों की इसने स्थापना की, जिसमें जौनपुर, हिसार, ऐसे करके फिरोजाबाद, कई शहर हैं जो बड़े ही प्रसिद्ध हैं, जिनको आप आज भी जानते हैं। इसने 1200 बगीचे बनाए, 1200 बाग बनाए। इसने नहरों का जाल बसाया, मतलब इसने बहुत बड़े पैमाने पर नहरों की योजनाएं बनाई। उस समय खेती करने के लिए नहरों का जाल बिछा दिया, और खेती करने के लिए जब नहरों का जाल बिछाया तो उस समय खेती अच्छी होती थी। और खेती होने के लिए इसने फिर सिंचाई जो होता था, उस सिंचाई पे कर लगाया, टैक्स लगाया। टैक्स का मतलब जो भी आपका उपज होगा उसका 1/10 भाग आपको टैक्स के रूप में देना होगा। तो इसने सिंचाई पर कर लगाया और उस कर का नाम सोर्स रखा, उसको हके सर्स कहा जाता था। यह सिंचाई पे कर लगाया इसने। उस समय इसने पेंशन योजना चालू की कि मतलब जो लोग उसके अंदर कार्य कर रहे हैं, जो उसके अधीन काम कर रहे हैं, वो रिटायर होने के बाद उनको पेंशन भी दिया जाएगा। इसने हज यात्रियों को सरकारी कोष से यात्रा शुल्क भत्ता, मींस यात्रा में शुल्क या रुपया या धनराशि देने का भी कार्य किया। इसके पास सबसे ज्यादा दास हुआ करते थे। मतलब पूरे आप दिल्ली सल्तनत, मुगल सल्तनत सब पढ़ लेंगे, लेकिन अगर दासों की बात आएगी तो फिरोज शाह तुगलक से ज्यादा दास किसी के पास नहीं थे। 1 लाख से ऊपर इसके पास दास हुआ करते थे। इसलिए अपने दासों के लिए दीवाने बंदगान ये बनवाता है। दीवाने बंदगान, जहां पे इसके दास होते हैं, उन दासों को काम दिया जाता है, अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं होती है दीवाने बंदगान में। इसने गरीब जो लोग होते हैं, गरीब लोगों के लिए इलाज करने के लिए फ्री में, मीन्स उनसे कोई भी रुपया नहीं लगेगा, फ्री में इलाज करने के लिए दारुल शफा नाम की एक हॉस्पिटल कहिए या एक व्यवस्था प्रणाली कहिए, वो यह प्रारंभ करता है गरीबों के इलाज के लिए। ये इसके कार्य जो हो रहे हैं बड़े ही अच्छे हो रहे हैं। लेकिन अभी आगे जाके मैं कुछ चीजें और बताऊंगा जो आपको जानकारी होना अति आवश्यक है। इसने दान देने के लिए, मतलब अगर कोई व्यक्ति ज्यादा पैसा है या उसको दान देने की इच्छा है तो वह दीवाने खैरात बनाता है। दीवाने खैरात यह वह विभाग होता है जिसमेम व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार दान दे सकता है और वह राशि आगे लोगों के कार्य के लिए उपयोग में लाई जाती है। 1368 में कुतुब मीनार का यह 5वां मंजिल भी निर्माण कराता है, जो आज आप लोग देख रहे हैं। आज के समय में कुतुब मीनार की जो 5वीं मंजिल है वह 1368 में इसी के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही बनाई जाती है। इसने अपनी आत्मकथा लिखी थी, मतलब अपने से ही अपनी जीवनी के बारे में इसने लिखा था, फुतुहते फिरोज शाही, जो इसकी आत्मकथा है, जो इसने स्वयं लिखी थी।
इसके बारे में दो और कथाएं लिखी गई हैं, दो तीन कथाएं लिखी गई हैं जो आप लोग देखे हैं। इसने अशोक स्तंभ जो टोपरा और मेरठ में जो अशोक स्तंभ लगा था उसको यह उठवा के दिल्ली ले आता है, उसको वो उठवा के दिल्ली लाके वहां पे स्थापित कर देता है। इसके मरने के बाद नसीरुद्दीन मकसूद जो होता है वह गद्दी पे बैठता है। और इसके मरने का और कई और चीजें हैं जो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिंध अभियान आप याद रखिएगा। फिरोज शाह तुगलक जो होता है इसके समय में यह भी कहा जाता है कि इसकी जो फौज होती है वो बूढ़ों की फौज कहलाती है। मीन्स इसकी व्यवस्थाएं कुछ बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं अपने आगे की व्यवस्थाएं या अपने सैन्य विभाग को लेकर। जैसे कि फिरोज शाह तुगलक के समय में भ्रष्टाचार जो होता है वो एक चरम पे होता है। इसके समय पे सेना में भर्ती होने के लिए ये योजनाएं होती है कि कोई भी अपने घर का, अपने नात रिश्तेदार, अपने भाई पटदार को सेना में भर्ती कर सकता है। इस स्तर पे सैन्य इनकी व्यवस्थाएं डिस्टर्ब हो चुकी होती हैं और कोई रिटायर तो होगा नहीं, भाई रिटायर होने का कोई व्यवस्था नहीं है, तो इसलिए इसकी जो सेना होती है वो बूढ़ों की सेना हो जाती है। और एक बात और, इसके पास सेना बहुत बड़े पैमाने पे होती है, लेकिन सेना में जवान होते चाहिए, नए और युवा पीढ़ी के लोग होने चाहिए, तब सैनिक युद्ध लड़ते हैं और युद्ध विजय प्राप्त करते हैं। यदि सेना में बूढ़ बुजुर्ग लोग हैं तो वह विजय नहीं प्राप्त करेंगे, क्योंकि वो हौसला, वो ताकत उस तरीके से कार्य कर ही नहीं पाएंगे। अब आइए सिंध प्रांत में, इसने अपने पूरे समय में एक ही अभियान किया। वह इसने किया कि मेरा भाई सिंध अभियान करते समय मारा गया था, तो हमारे पास सबसे बड़ी सेना है, तो हम सिंध अभियान करेंगे। यह सिंध अभियान करने के लिए निकल जाता है अपनी विशालकाय सेना लेके। आप यह मानिए कि कम से कम दो गुना सेना इसके पास ज्यादा थी सिंध लोगों के साथ। लेकिन जब यह सिंध अभियान करने के लिए जाता है तो यह जिस तरीके से जाता है उसी तरीके से वहां से लौटता है। मीन जाते समय राजा आगे होते हैं, पीछे सैनिक होते हैं और सामने से सिंध के लोग होते हैं जो लड़ रहे होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि राजा मतलब फिरोज शाह तुगलक आगे आगे भाग रहा था, इसके पीछे इसके सैनिक भाग रहे थे और उन सैनिकों को दौड़ाते हुए सिंध के सैनिक भाग रहे थे। मतलब इस तरीके से इनकी सैन्य व्यवस्था थी। सोचिए, जिससे लड़ने के उससे डबल सेना है, लेकिन लड़ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि व्यवस्थाएं ही पूरी चरमरा गई थी राजा के कंट्रोल में। कहीं ना कहीं हम यह कह सकते हैं कि इनका सैन्य विभाग राजा के कंट्रोल से बाहर जा चुका था। एक घटनाएं ऐसी होती हैं इनके समय में कि एक व्यक्ति को इनको अपने सैन्य विभाग में रखना होता है, या संदेश हो जाते हैं कि हाँ तुम जाके बताओ कि मैंने भेजा है। तो वहां का जो सेना प्रमुख होता है, जो वो भर्ती करता है, वह कहता है कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, नियम के अनुसार होगा। राजा के कहे हुए बातों को स्वीकार नहीं किया जाता है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से। तब राजा अपने चांदी का एक तमगा देते हैं कि हाँ ले जाओ, इसको दो, तब वह रखेगा। तो चांदी का तमगा पाने के बाद उस व्यक्ति को सेना में रखा जाता है। मैं यह कहानी इसलिए बताया हूं कि आपको पता लगे कि इस समय भ्रष्टाचार किस तरीके से फैला और इसकी सैन्य व्यवस्था किस तरीके से चरमराई हुई थी। जो सिंध अभियान करने गई डबल सेना को लेकर, लेकिन वह सिंध अभियान को जीत नहीं पाए। इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु होने के बाद नसीरुद्दीन मकसूद शाह बैठते हैं, शासन करते हैं। और आपको पता ही है कि सैन्य विभाग कितना डिस्टर्ब था, किस तरीके से व्यवस्था इनकी चरमरा गई थी। और उसी समय एक व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है तैमूर लंग। तैमूर लंग उसका नाम इसलिए होता है क्योंकि वह सच में लंगड़ा होता है, और लंगड़ा होने के कारण से उसका नाम लंग होता है। नसीरुद्दीन मकसूद जो कि तुगलक वंश के अंतिम शासक होते हैं, और इनके शासनकाल में तैमूर लंग का आक्रमण होता है और तैमूर लंग बची हुई व्यवस्थाओं को बिल्कुल तार तार कर देते हैं। और तैमूर लंग का उस समय जो उनका सहयोग करते हैं, जो उनका साथ देते हैं, जो उनके साथ सारी व्यवस्थाओं में उनके भाग करते हैं और पूरा समझिए आप सहयोग पूरा करते हैं, वह होते हैं खिज्र खां। और खिज्र खां के सहयोग के कारण से जब तैमूर लंग वहां पे लड़ाई लड़ता है और युद्ध जीत जाता है, तो वह अपनी सारी व्यवस्थाओं को मैनेज करता है, जो भी उसको धन लेना होता है सब कुछ लेता है। और लेने के बाद वह खिज्र खां को वहां की गद्दी देके कहता है कि अब तुम यहाँ पे शासन करो, और शासन करने के बाद फिर जो भी व्यवस्थाएं हैं तुम वह हमारे पास भेजते रहना और तुम यहाँ पे राजकाज देखो। और यह कह के तैमूर लंग यहाँ से लौट जाता है। तुगलक वंश का यहाँ पे समाप्ति हो जाता है और खिज्र खां के साथ सैयद वंश का प्रारंभ होता है। और सैयद वंश के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तब तक एक बार फिर से ब्रीफिंग कर लेते हैं।
गयासुद्दीन तुगलक, जिसने मुबारक खां को जो मारता है खुसरो, उस खुसरो को मार के यह गद्दी पे बैठता है। गद्दी पे बैठने के बाद इसने कृषि के लिए नहर का निर्माण कार्य प्रारंभ करता है, लेकिन वह संपूर्ण रूप से प्रारंभ करता है लेकिन पूरा नहीं कर पाता है। इसने तेलंगाना और बंगाल जीतने का अभियान करता है। तेलंगाना जीतने के लिए यह अपने बेटे जोना खां को भेजता है, जो कि तेलंगाना अभियान संपूर्ण रूप से विजय प्राप्त करता है। यह बंगाल अभियान जीतने के लिए जाता है, बंगाल अभियान जीतता भी है, पूरा भी करता है, लेकिन उस तरीके से धन इसको प्राप्त नहीं होता है। जब बंगाल से लौट रहा होता है तो यह सूफी संत को संदेश भिजवाता है कि मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले तुम दिल्ली छोड़ दो। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की तरफ से एक संदेश आता है कि दिल्ली अभी दूर है, और वास्तविकता में दिल्ली इनके लिए सदा के लिए दूर हो गई, क्योंकि फिर ये कभी दिल्ली नहीं पहुंचे। इनकी रास्ते में मृत्यु हो जाती है। कुछ कार्य होते हैं, इन्होंने शराब उत्पादन और बिक्री पे रोक लगा दिया था। इन्होंने डाक प्रणाली प्रारंभ की थी। इन्होंने अपनी राजधानी तुगलकाबाद बनाई थी। निजामुद्दीन औलिया जो कि सूफी संत थे, उनसे इनका विवाद था। विवाद क्यों था वो मैंने आपको पहले बता रखा है। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि जोना खां के नाम से जाने जाते हैं, वह गद्दी पे बैठते हैं, और इनको तुगलकी फरमान और तुगलकी शासक के रूप में अलग अलग तरीके से नामों से इनको संबोधित किया जाता है, जाना जाता है। इन्होंने इनके समय में बहमनी और विजयनगर साम्राज्य अलग हो जाता है, और इनके समय में बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं जो अपने आप अलग होती रहती हैं। आप देखेंगे बहुत शासन, बहुत सारी चीजें इनके अंदर चरमरा जाती हैं। इनके समय में इब्न बतूता आता है, और इब्न बतूता आता है तो बहुत सारे कार्य होते हैं। इब्न बतूता को देख के ये डाक विभाग और सारी व्यवस्थाएं उसको देते हैं करने के लिए। 5 योजनाएं इनकी जो होती हैं 1326, 27, 28, 29 और 30, ये 5 योजनाएं इनकी होती हैं। 5 बार ये नए नए कार्य करते हैं। पहला, ये टैक्स लगाते हैं, उस समय सूखा पड़ता है, जिस कारण से इनको फिर किसानों को मैनेज करने के लिए दीवाने को ही बनाना पड़ता है, जो किसानों की भलाई के लिए कार्य करता है। ये अपनी राजधानी देवगिरी बनाते हैं। वहां पे जाके इनके दिमाग में परिवर्तन होता है, कहते हैं नहीं अब देवगिरी अच्छा नहीं, ये पुनः दिल्ली आते हैं। ये सांकेतिक मुद्रा चलाते हैं जो संपूर्ण रूप से विफल हो जाता है, और इनको बाद में बंद करना पड़ता है। ये अपने मित्र के सहयोग के लिए अबू सैयद से युद्ध लड़ने के लिए ईरान जाते हैं, और इसलिए 3 लाख से ज्यादा सैनिक भर्ती करते हैं और उनको 1 साल का एडवांस पैसा दे देते हैं। और यह अभियान सफल नहीं होता है। इस कारण से कई बार सैनिकों में विद्रोह भी देखने को मिलता है, और बाद में फिर ये अपने एक समुदाय से युद्ध करने के लिए ये अपने सैनिकों को कराची भेज देते हैं, और वहां पे जाके इनको बहुत बड़े पैमाने पे अपने सैनिकों का नुकसान देखना को पड़ता है। इनको तुगलकी फरमान के रूप से जाना जाता है। सिंध अभियान करते समय इनका मृत्यु हो जाती है, और इनकी मृत्यु होने के बाद इनके चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी पे बैठते हैं। फिरोज शाह तुगलक वही व्यक्ति है जो जजिया कर में ब्राह्मणों को जोड़ देता है कि अब जजिया कर के लिए ब्राह्मण भी आ गए हैं, वो भी टैक्स देंगे। इसने 300 नगर बसाए, जिसमें जौनपुर, हिसार, फिरोजाबाद, ये सब करके जो शहर है बड़े प्रसिद्ध हुए। इसने 1200 बगिया लगाया। इसने नहरों का जाल बिछाया, और साथ ही साथ जो सिंचाई है उस पर इसने टैक्स लगा दिया। इसने पेंशन देने का काम प्रारंभ किया। इसने हज यात्रियों को सरकारी कोष से योगदान देने का काम प्रारंभ किया। इसके पास सबसे ज्यादा दास हुआ करते थे, मतलब दासों का ये शहंशाह कहलाता था। दास बहुत बड़े माने पड़े थे। दीवाने बंदगान इसने बनवाया अपने दासों के लिए। इसने गरीबों के इलाज के लिए दारुल सफा कार्य किया, बहुत बेहतर कार्य था ये। इसने दान देने के लिए दीवाने खैरात बनवाया, जिसमें जो व्यक्ति अपनी इच्छा से चाहे वो दान दे सकता है। 1368 में कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल इसने बनवाई, और अशोक स्तंभ को, या कुछ 2 अशोक स्तंभ जो थे उसको ये दिल्ली लेके आता है। इसके मरने के बाद नसीरुद्दीन मकसूद शाह जो होते हैं वो गद्दी पे बैठते हैं, और उनकी गद्दी पे बैठने के कुछ ही वर्ष बाद तैमूर लंग का वहां पे आक्रमण होता है, और तैमूर लंग के द्वारा उनको पराजित होती है, और तैमूर लंग खिज्र खां को गद्दी पे बैठाता है, और खिज्र खां से कहता है कि आप यहाँ का कार्यभार देखिए, और कार्यभार देखने के साथ साथ जो भी चीजें होंगी आप हम तक पहुंचाते रहिएगा। आगे के लेक्चर में हम लोग खिज्र खां को देखेंगे। खिज्र खां के द्वारा सैयद वंश का कैसे प्रारंभ हुआ, और सैयद वंश के बाद फिर हम लोग लोधी वंश देखेंगे, और लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम होता है। इसके बाद फिर हम लोग बाबर के साथ मुगल काल में प्रारंभ कर जाएंगे। तो ये दिल्ली सल्तनत है पूरा। अभी आगे हम लोग 2 वंश और देखने वाले हैं, जो कि सैयद वंश होगा और लोधी वंश होगा। आशा करता हूं आप लोगों को लेक्चर अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। जो भी इश्यूज हैं वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। जो लास्ट लेक्चर्स भी है
उसके भी आप इश्यूज या जो प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। सारे सॉल्यूशंस आपको प्रॉपर ब्रीफिंग के साथ कर दिए जाएंगे। जो भी की पॉइंट्स आपको यहाँ बताए गए हैं ये एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज मैं एक बार हट जाता हूँ, आप लोग इसको बोर्ड को देख लें और जो भी की पॉइंट्स है उसको आप लोग मेंशन कर लें, और ये आपके एग्जाम के लिए श्योरली बहुत ही बेनिफिशियल होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।